नमस्कार मित्रों, आज सीधो ने सच में हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ल जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका सीधो ने सच में स्वागत है। जी नमस्कार। और आज चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और उनके बारे में, सरदार पटेल के बारे में जो बातें की जाती हैं आजकल मोदी और शाह की ओर से, तो मैं केवल एक ही पंक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 14 अक्टूबर 1949 में लिखी थी, उनको आशीष देते हुए जो लिखी थी, उसके एक ही पंक्ति मैं पढ़ना चाहूंगा ताकि हमारे दर्शकों को मालूम पड़े कि सरदार पटेल और नेहरू के बीच में कैसे संबंध थे और उस इतिहास को कैसे विकृत किया जा रहा है और उसका लाभ कैसे कौन ले रहा है। वल्लभ भाई लिखते हैं, कुछ स्वार्थ प्रेरित लोगों ने हमारे विषय में भ्रांतियां फैलाने का यत्न किया है और कुछ भोले व्यक्ति उन पर विश्वास भी कर लेते हैं, किंतु वास्तव में हम लोग आजीवन सहकारियों और बंधुओं की भांति साथ काम करते रहे हैं। चिट्ठी काफी लंबी है, मैं अभी ज्यादा नहीं पढ़ता हूं, मगर इस देश के प्रखर स्वातंत्र संग्राम में योगदान करने वाले गांधी जी और सरदार के अनन्य साथी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि पहले प्रधानमंत्री थे, उनको आज उनके जन्मदिन पर उनका स्मरण करके उनको याद करके उनके प्रति हम ऋण व्यक्त करते हैं। और आज बिहार चुनाव का रिजल्ट भी आया है और रिजल्ट हमें जरा चौंकाने वाला लग रहा है, क्योंकि ज्ञानेश आदेश के मुताबिक ये रिजल्ट हमें तो लगा, अभी जो लेटेस्ट टैली हमें मिल रही है उसमें 243 सीटों में से बीजेपी को 89, जेडीयू को 83, एलजेपी को 21, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4, हमको 5 और कुल मिलाकर के 243 में से 202 सीट्स, यानी गुजरात का लगभग रिपीट बिहार में हो रहा है। सब कुछ सेट लगता है सर। और कांग्रेस को 5, आरजेडी को 27, सीपीएम को 1, माले को 2, वीआईपी को 0, आईआईपी को 0, यानी महागठबंधन को 35, केवल 35 सीटें मिल रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के नाते गए आम आदमी पार्टी, पीके की पार्टी, और उनको दोनों को वहां 0 मिल रहा है और एमआईएम को 5 मिल रहे हैं, यानी वो भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के नाते हम मानते हैं। आज हमारे साथ अजय जी हैं। ये टैली से आपके पास तो और अपडेट होगा, तो अजय जी ये क्या हो गया बिहार में, और अब तो मेरे ख्याल से हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश लूटने के बाद अब बिहार भी लूट लिया, ये कैसे हुआ, इस पर हम आपकी राय चाहेंगे, आपका विश्लेषण चाहेंगे। अजय जी। नमस्कार हरि भाई, आपको और सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार। मैं ये समझता हूं कि देखिए, मध्य प्रदेश के समय तक समझ में ही नहीं आ रहा था कि असल में है क्या, क्योंकि कोई इस तरह की चीजें इतनी सोची नहीं जाती थी। भटके हुए थे कि कहीं ईवीएम में, कहीं इधर, कहीं उधर, कहीं वो चीजें। अब इसके बाद में फिर धीरे धीरे उस पर काम शुरू हुआ, क्योंकि एकदम से डेटा तो ये दे नहीं रहे हैं। जब मैन्युअली डेटा देंगे तो उसे खोजने में 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल लग जाते हैं, क्योंकि आप खुद अपने घर में तमाम चीजों को, मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। मेरी एक गाड़ी की आरसी मेरे घर में ही थी और एक ही कमरे में, किसी दूसरे कमरे में नहीं गई।
वो नहीं मिल रही थी। मैंने 4 बार खोजा, पत्नी ने खोजा, बच्चों ने खोजा, नहीं मिली। बहुत खोजते खोजते एक दिन छोटी बेटी कुछ खोज रही थी, उसको मिल गई। अब आप सोचिए कि 6 महीने जिसको खोजा नहीं मिली, हमने एक एफआईआर दर्ज करा के नई डुप्लीकेट आरसी बनवाई और वो किया, और उसके बाद इस तरह से वो मिल गई। अब ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि तमाम जो माइन्यूटली गेम किए जाते हैं या होते हैं, आप उसे पहचानने में बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। अब बिहार में हुआ क्या है, क्योंकि बिहार में बड़ी तादाद में प्रवासी बाहर रहते हैं, तो प्रवासी के नाम पे तमाम सारे वोट जो है बनाए भी जा सकते हैं और किए भी जा सकते हैं, डाले भी जा सकते हैं। इसका उदाहरण देता हूं। आप देखिए, अभी तक जो डेटा आया है चुनाव आयोग की वेबसाइट पे ही मैं खोले हुए, ठीक है। इस साइट के डेटा के मुताबिक बीजेपी को अभी इस समय जब हम आप बात कर रहे हैं तो बीजेपी को 92 सीट मिल रही। आप ये देखिए, ये जो सर्वे में बताया गया 100% सब सही हो रहा है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। 92% वोट, वो 92 सीटें मिल रही हैं। जनता दल यूनाइटेड को 80 मिल रही हैं। आरजेडी को जो है 27 मिल रही है। और लोक जनशक्ति पार्टी, जिसे ना जेडीयू के लोग पसंद करते, ना तमाम सारे और दूसरे लोग, वो जो है 20 सीटें ले रही है। कांग्रेस पार्टी के पास 5 सीटें आती दिख रही हैं। जो कुशवाहा की पार्टी है उसको 5 सीटें जाती दिख रही हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक है, उसको 4 सीटें जा रही हैं। कम्युनिस्ट पार्टी को 4 सीटें जा रही हैं। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को 1 सीट जा रही है और बीएसपी को 1 सीट जा रही है। और एआईएमआईएम को 6 सीटें जा रही हैं। ओवैसी की पार्टी 6 ले जा रही है। देखिए आप, अब आता हूं, वोट परसेंटेज देखिए। ओवैसी की पार्टी को 2% वोट मिल रहा है और वो 6 सीटें ले जा रही है, ठीक है सर। बीजेपी 20%, 20.8% वोट पाती है, 88%, और वो 92 ले जा रही है, 92। और बीएसपी 1.5 मतलब 1.5% वोट पाती है, वो 1 ले जा रही है। सीपीआईएम 0.61% पा रही है और वो ले जा रही है। सीपीआईएमएल 3. जो है 0.9% वोट ले जा रही है और उसे 2 सीटें मिल रही हैं, ठीक है भाई। अब इसके बाद आप देखिएगा, जो कांग्रेस है वो करीब 8.5% वोट ले जा रही है और कांग्रेस को कितनी मिल रही है? 5, ठीक है। अब आप देखिए, उसे 5। अब आप इसके बाद जेडीयू को देखिए, उसे करीब 19% वोट मिल रहे हैं, 18.98%। उसे 80 सीटें मिल रही हैं। 18 वाले को 80 मिल रही हैं, उनको 20 वाले को 92 मिल रही हैं। और जो आरजेडी है, आरजेडी को 22.8% वोट मिल रहे हैं, 22.8%, और वो 26 सीटें ले जा रही। अब आप समझिए कि सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी 26% वोट 26 सीटें ले जा रही, और उससे 2% कम वोट पाने वाली भाजपा 92 सीटें ले जा रही।
ये कैसे हो सकता है? ये साहब चुनाव आयोग का डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अब आपको एक चीज दिखाता हूं, आप देखिए, मैंने उसको डाला, ये एक डेटा है, ये भी देखिए, ये चुनाव आयोग ने कहा 6 तारीख को, जिस दिन वोटर लिस्ट फाइनल हुई, कहा ये लॉक हो गई, उस दिन कहा कि 7,43,00,000 वोटर हैं, ठीक है। और जब 11 तारीख को 11/11 को फाइनल हो गया, तब वो कह रहे हैं वोटर की संख्या 7,45,26,800 कुछ। ये आप देख लीजिए। यानी 2 लाख बढ़ गए। 2 लाख बढ़ गए वोटर लिस्ट फाइनल होने के बाद। ये तो वोटर बढ़ गए। इसके बाद में ईवीएम की मशीनों में जो वोट बढ़ने की बात आई, वो आपके सामने है। तो साहब, एक तो फाइनल डेटा पूरा नहीं देते, एग्जैक्ट परसेंट में बता के और वो करके खत्म करते हैं। क्यों? डर किस बात का है? जो भी बता रहे हैं वो फाइनल बता दीजिए कि इतना इसमें है, इतना इसमें है। लेकिन नहीं। अब ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, आज छपी है, तो ये किस तरीके से क्या है, इसमें पूरा उन्होंने 1951 से बताया कि 51 में टर्नआउट 42.6% था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। फिर 43.24 था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। फिर 62 में जो है 44.47 था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और 1967 में 51.51% हुआ। तो जब इतना बढ़ा 5% करीब, 8%, तो आप देखिए तब जन क्रांति दल आ गया सत्ता में, ठीक है। संयुक्त विधायक दल की वो सरकार थी शायद 67 जी में, जी जहां जनसंघ वाले और कम्युनिस्ट साथ में सरकार चला रहे। जी। तो इसी तरीके से आप ये देखिए, और इसके बाद में जब भी ये हुआ है, ये पहली बार है जब इतना बड़ा टर्नआउट है, और उसके बाद में बदलाव की जगह वो कर रहा है कि नहीं वही सरकार। एक बात बताइए, जो सरकार चल रही है वो सरकार के लिए जो सिंपल भी वोटिंग होगी तो भी वो बन जाएगी। अब आइए, कपिल सिब्बल ने भी दिखाया, हमने भी दिखाया था आपको कि हरियाणा से कैसे ट्रेनें भर भर के 3 भेजी गई थी जी। चंडीगढ़ से लोग बसों में भेजे गए। आपके गुजरात में सूरत, भरूच वगैरह से तमाम लोग बसों में भर के भेजे गए। महाराष्ट्र में हो, दूसरी जगह हो, तमाम राज्यों से बिहार भेजे गए। अब जब इस तरह से भेजे गए तो किसका जाके वोट डाल रहे हैं? और 1.25 करोड़ के वोट का जो घोटाला SIR में हुआ, 65 लाख काटे गए, कुछ जोड़े गए, क्या किया गया, ये सब देखिए। तो इसमें तमाम सारे लोग जिस दिन वोटिंग हो रही थी उनके वीडियोस पड़े हैं तमाम ट्विटर हैंडल पे और दूसरी जगह। वो कह रहे थे कि हमारे पास तो देखिए कार्ड भी है, फिर भी हमें वोट नहीं डालने दिया गया। कहा गया आपका वोट नहीं है, आपका वोट पड़ गया, आपका ये। भाई मेरा वोट कैसे पड़ गया, क्या हो गया? तो ये सब चीजें अपने आप में बता रही हैं जो राहुल गांधी ने कहा था कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता यानी चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। नहीं, वो चोरी नहीं, डकैती कर रहा है। और इसी का नतीजा है। क्या आप बताइए,
बिहार में बेरोजगारी खत्म हो गई, पलायन खत्म हो गया। क्या ऐसा हो गया? बीमारी बेजारी से इलाज के लिए अस्पताल बहुत अच्छे बन गए, शिक्षा के इंस्टीट्यूट बन गए। क्या ऐसा हुआ है? 20 साल हो गए और 20 साल बाद भी आप कहें कि ऐसा नहीं वैसा वैसा, इसका मतलब है क्या किसी को नौकरी नहीं चाहिए, किसी को और चीजें नहीं चाहिए? ये अपने आप में इस बात का संदेश है कि यह वोट चोरी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जहां जहां बहुत बड़ा अंतर की स्थिति थी, वहां AIMIM जैसे दल जो है, BSP जैसे दल जो बीजेपी के ही एजेंट है, उन्हें लाके खड़ा कर दिया जाता। जिस पीके भी आए, पीके भी आए, जी जी आम आदमी पार्टी भी आई। बिल्कुल। तो इस तरह से मैं ये कह रहा हूं कि यह अपने आप में दिखा रहा है कि मैंने आपसे क्या कहा था, पीके असल में नुकसान करने के लिए उतारे गए, फायदा करने के लिए नहीं। क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है वो बांटने की बात, ओवैसी वहां पहुंच के मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात करने लग रहे हैं। भैया सबसे बड़ी बात है, मुस्लिम बनाओ हिंदू बनाओ क्या बनाओ, आप जब इस तरह की बात करते हैं, अभी कल की बात है, बरेली का एक मुसलमान है, बहराइच का मूलतः रहने वाला है, आके बरेली में अपना धंधा जमा लिया है और एक कोई संगठन बना के वो कहता है अखिलेश यादव को तुरंत बैठक बुलानी चाहिए और घोषित करना चाहिए कि वो मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएंगे। यदि अखिलेश यादव मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएंगे तो अखिलेश यादव क्या करेंगे? बात समझिए। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है एक तो मुसलमान खुद ही अपने दुश्मन बन रहे हैं, एक चीज, कोई जरूरत नहीं है उन्हें किसी दूसरे दुश्मन की। यदि वो ओवैसी को यह जानते हुए कि वो भाजपा का एजेंट है, उन्होंने पिछली बार 5 जिताए थे, उनके जीतने से वही नुकसान हुआ था और उस कारण सरकार बनते बनते रह गई थी। इस बार उन्होंने जो 12% का SIR के जरिए चोरी की है वोट की, 12% वोट, और उसके बाद में फिर ये इस तरह के दलों के जरिए, तो साहब इसी कारण है कि 20% वाले के 92 सीटें आ जाती हैं और 22%, क्या 23 कहिए सही अर्थों में, 23% वाले की जो है 26 सीटें आती। ये अपने आप में सबूत है, वोटर ने, जो मूल वोटर था वो इधर उधर नहीं हुआ है, जो भ्रमित वोटर है वो इधर उधर किया गया। कोई पीके भागा, कोई ओवैसी भागा और कोई बसपा भागा, और इधर दूसरा खेल चुनाव आयोग ने ये किया, कहीं वोट बढ़ाए कहीं घटाए। तो ये चुनाव असल में चुनाव नहीं था, ये लूटा हुआ चुनाव है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज है, हम जब इतनी बात कह रहे हैं, पहले मैं सुबह नहीं कह पा रहा था, डेटा धीरे धीरे जब आया तभी मैं कह रहा हूं, उन्हीं के डेटा से कह रहा हूं, अपना डेटा नहीं। अब राहुल गांधी के पास जब डेटा आया तो उन्होंने बताया कैसे कैसे बहाने सुझाने के लिए एक कहानी बताएंगे, महिलाओं ने बड़ा ये किया, इन्होंने किया। एक बात बताइए, जो महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए उस योजना के तहत तो 1.25 करोड़ महिलाओं के ही खाते में पड़े, वहां 3.5 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। यदि 3.5 करोड़ महिलाएं हैं तो 3.5 करोड़ महिलाओं में यानी करीब करीब 2 करोड़ से अधिक महिलाएं ऐसी हैं जिनके खाते में 1 पैसा नहीं पहुंचा, तो वो क्या खुश होंगी? चलिए उनमें भी हम 50 लाख ऐसी मान लेते हैं जो मोदी मोदी वाली होंगी, तो उसके बाद बाकी 2 करोड़,
सबसे ज्यादा मत महिलाओं ने किया है। राइट। तो क्या सारी महिलाएं सिर्फ बीजेपी को ही वोट दे आई? पति के कहे पे या पति के साथ वो सलाह मशविरा के बिना 90% महिलाएं तो अपने पति के साथ डिस्कस करके ही करती हैं। दूसरा, अपने बच्चों का भविष्य उनको सबसे ज्यादा प्यारा होता है, अपने से भी ज्यादा। कहती हैं यार बच्चों को जॉब मिल जाएगी, कुछ हो जाएगा, कोई अच्छा है, चलो यार छोड़ो, हमें होए ना होए, बच्चे को हो जाए, यही होता है। सही है। तो यानी खेल क्या है आप समझ सकते हैं। ये चुनाव असल में लूटा गया है, यह चुनाव जीता नहीं है, ये जनता का मैंडेट नहीं है। तो अंत में अजय जी ये पूछा जाए कि अब होगा क्या, क्योंकि इस प्रकार से यदि पूरे देश के राज्यों पर कब्जा करने का उनको एक टूल मिल गया है, इलेक्शन कमीशन, और बाकी के कारनामे कर रहे हैं, तो देश के लोकतंत्र का क्या होगा? लोकतंत्र का जवाब यही है। इसीलिए राहुल गांधी ने जवाब दिया था जो आपने सवाल किया कि अब आप क्या करेंगे। तो उनका मेरा काम है इस देश के युवाओं को, जनजी को और सबको बता देना कि ये हो रहा है। लड़ाई जनता को लड़नी, ये जनता जूते उठा लेगी तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता भी भागता नजर आएगा, अदालतें भी भागती नजर आएंगी और सब आएंगे। दबाव सदैव पड़ते थे, लेकिन अफसरान दबाव को सदैव मानते नहीं थे। तो सीधी सी बात है, मैं भी एक पुलिस अफसर का बेटा हूं। तमाम बार तमाम लोगों के फोन आते थे तो पिताजी उनसे कह देते नहीं सर ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ये है और इसमें मैं नहीं अपने आप को फंसूंगा, ज्यादा है आपको, आप मेरे से इंक्वायरी ट्रांसफर करिए, दूसरे को दे दीजिए, मुझे कोई वो नहीं। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, मैं इसका एक केस का ही उदाहरण दे देता हूं। मेरा एक दोस्त है, आजकल वो भारतीय जनता पार्टी में है। वो मलिहाबाद क्षेत्र में एक गांव प्रधान का, जो जिसे आपके यहाँ सरपंच कहते हैं, प्रधान कहते हैं, पता नहीं, तो सरपंच का चुनाव लड़ा था, उसके दूसरा भी लड़ा था। दूसरे ने क्या किया, जीतने के लिए अपने ही ड्राइवर को मार डाला और एफआईआर दर्ज करा दी कि उसने मार डाला है दूसरे वाले ने। बहरहाल एफआईआर दर्ज हो गई, सब कुछ हो गया, सारी चीज। उसकी इंक्वायरी, फादर उस समय सीबीसीआईडी में थे, उसकी इंक्वायरी फादर के वहां आई और ऑर्डर हुआ कि इसकी एसपी रैंक का ऑफिसर जांच करे। तो ये था कि फादर उसे सेक्टर में ट्रांसफर कर देते या वो करते। तो बात हुई तो फादर ने कहा कि जो है इसे मुझे दे दीजिए। डीआईजी हेडक्वार्टर ने फादर को ट्रांसफर कर दी, फादर उसकी इंक्वायरी शुरू करे। चूंकि मैंने ही कहा था, तो फादर ने लेकिन एक चीज कही थी, मैं गलत नहीं करूंगा, तुम जो बता रहे हो कि इसने ये फ्रॉड किया है इसी पे करूंगा। और उसके बाद में पूरी जांच करी, जांच में तथ्य सामने आ गए। अब वो दुनिया भर से सिफारिश लगवा के फादर ने कहा साहब मैं गलत नहीं करूंगा। अफसरों ने कहा यार तुम्हें कुछ नहीं गलत करना है, जो जैसे आया है वैसे ही लिख दो। फादर ने कहा नहीं, मैंने जो इन्वेस्टिगेट किया है वही लिखूंगा। बराबर। आपको बताएं, वो किसी हमारे एक रिलेटिव को पकड़ के घर पे आया और मुझे अभी भी याद है 50 लाख रुपया लेके आया और उनका छोड़िए, आप जो भी करना है कीजिए, इनको एक तो बेल हो जाने दीजिए, उसको ऑब्जेक्ट मत कीजिए,
और दूसरा आप बस रूटीन में उसको केस को थोड़ा कमजोर कर दीजिए। फादर ने कहा गलती कर दी तुमने, अब तुम रिश्तेदार हो इसलिए मैं जेल नहीं भेज रहा हूं, लेकिन मेरे घर से चले जाओ। और उसके बाद में उसमें जो चार्जशीट करी, भगवान की कृपा से सजा भी हुई, कोर्ट में प्रूव हुआ हर चीज, केस नहीं कहीं कमजोर किया। तो आपको उदाहरण बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि यदि आपको एक होता है कॉन्शियस भी होता है, दूसरा ये भी होता है डर कि यदि अब हमने इतना बड़ा स्टेप लिया है तो गलत नहीं होना चाहिए। तो साहब अब इनको यह डर सामने आना पड़ेगा। कानून हमारा कहता है, क्यों हमारे यहां चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। जो संविधान बना, कानून बना, नेहरू ने जो पूरा व्यवस्था बनाई उसमें चेक एंड बैलेंस का बनाई कि यदि थानेदार गड़बड़ करे तो सेक्टर का जो क्षेत्र का डीएसपी है वो संभाले, वो गड़बड़ करे तो एसपी है, एसपी करे डीआईजी है, डीआईजी करे तो आईजी, आईजी करे तो डीजीपी है, और उसके बाद सरकार है, राज्यपाल है, दूसरी है जांच एजेंसियां है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, यानी आपको एग्जाम है। लेकिन जब ये सब चोर बन के बैठ जाए तो क्या करेंगे? आज वही स्थिति। यही तो अजय जी, यही तो तो इसका इलाज सिर्फ जूता है। लेके खड़े हो जाइए, यदि गड़बड़ करोगे तो आप छोड़ेंगे नहीं। और गांधी वाली अहिंसा अपनानी है। हमें मारना नहीं है, हमें महात्मा गांधी के तरीके से यह संदेश देना कि बेटा हम कानून तोड़ सकते हैं, हम नमक बना सकते हैं, हम आपको वो करने नहीं आ रहे, लेकिन हम ये भी बताने आए कि हम अभी आपकी इज्जत करते हुए कह रहे हैं कि हमें कर लेने दो, और नहीं तो हम खुद नमक बनाना जानते हैं, बना लेंगे और तुम्हें फिर जो करना है कर लेंगे। मगर अजय जी, समस्या ये है, अंत में कहूं तो समस्या ये है कि ब्यूरोक्रेसी स्पाइनलेस है और नेतागण जो है वो भी ऐसा ही है, उनसे मिली भगत है, सब मिलके सब उसका लाभ ऐंठते हैं। इसलिए अभी जहां जहां ये सब चल रहा है, ऐसे निष्ठावान अधिकारी कहाँ रहे, और यदि रहे भी तो उनको कैसे रास्ते से हटा दिया जाए, ये लोग नहीं, इसके उदाहरण है। एक अमिताभ कुमार दास हैं, वही पटना में आईपीएस थे। उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया इसीलिए कि रोज हरास करते थे। ये है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जब उनके कारण आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं तो आप क्यों नहीं उनको रगड़ने की सोचते हैं? अंतर इतना नहीं, यानी समअप करूं तो ये कह सकता हूं कि अब लोग थक चुके हैं, लोगों में लड़ने की हिम्मत नहीं है, स्पाइनलेस क्रीचर्स यस, हैं ये लोग, ये और बात है। अपने जब अपने लाभ के लिए, हाँ, लड़ोगे नहीं अपने तो फिर लाभ, गुलाम बने रहो। हाँ वही तो। इसलिए हम लोग गुलामी की ओर जा रहे हैं और इलेक्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं रही, ऐसा अब लग रहा है। किस प्रकार से वो जा रहे हैं वो अब देखते हैं, क्योंकि अब तो अमित शाह ने ये झंडा लहराया है, फहराया है, तो अमित शाह प्राइम मिनिस्टर बन के रहेंगे, इस प्रकार का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। आज आप हमारे साथ जुड़े और ये विश्लेषण किया, आपने डाटा के साथ विश्लेषण किया, और लोगों को समझ में आना चाहिए, लोग संघर्ष के लिए तैयार हो ये आवश्यक है, जागरूक हो ये आवश्यक है। अब कितना जागरूक होते हैं ये तो उन पर निर्भर है। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।